नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिफ। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी, कुछ झलकियां भी दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, 6 लोगों की मौत, 3 दर्जन से अधिक लोग अभी भी लापता। सेना और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की हालात पर पैनी नजर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में भी बादल फटने और तेज बाढ़ की कई घटनाएं। बसवराज एस बोम्मई के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री ने बोम्मई को दी नई पारी की शुभकामनाएं। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। सिविल सोसाइटी संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक में उन्होंने लिया हिस्सा। कहा, अमेरिका और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक प्रतिबद्धता करते हैं साझा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। बैठक से इतर राजनाथ सिंह ने अपने बेलारूसी समकक्ष से की मुलाकात। दुशांबे में सोमोनी मेमोरियल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। संसद के मॉनसून सत्र के 7वें दिन राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल पूरा होने के बाद लोकसभा की भी हुई कार्रवाई बाधित। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक भीषण सड़क हादसे में 18 यात्रियों की दर्दनाक मौत, कई गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने घटना पर जताया गहरा दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने महिला एकल वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सिंधु ने हांगकांग की एनवाई चेओंग को सीधे गेम में 21-9, 21-16 से दी शिकस्त। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और शुरुआत सबसे पहले और बड़ी खबर से करते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और सेना की मदद से बचाव कार्य जारी है। खबरों के मुताबिक 4 जगहों पर कियारा नाला समेत कई और नालों में बादल फटने से अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। किश्तवाड़ जिले में ओंजार दक्कन क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ में 6 से 8 घर बह गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में कहा है कि मैंने जम्मू कश्मीर के एलजी और डीजीपी से बात की है। एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है। एनडीआरएफ भी वहां पहुंच रही है। अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस बड़ी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता रमेश रैना इस वक्त जम्मू से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। रमेश, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? जो लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, लापता बताए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी इस वक्त साझा कर सकते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जैसे बताया सुबह से कि 6 से 8 घर वो तबाह हो गए। एक फूड सप्लाईज का डिपो है वो भी उसमें उसको डैमेज हुआ है और 6 डेड बॉडीज रिकवर की गई है। और ये बता दें कि 17 इंजर्ड पर्सन्स को भी रेस्क्यू किया गया है।
अभी तक ये, और एक्चुअली क्या है, एरिया जो है जहाँ पर ये मतलब ये बादल फटा है, ये जो किश्तवाड़ का जिला मुख्यालय है वहाँ से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर है, और जो नियरेस्ट जहाँ पर जो लास्ट जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ से तकरीबन 20 to 30 किलोमीटर का रास्ता, जहाँ से ये पैदल जाना पड़ता है इस जगह पे जहाँ पर ये मतलब त्रसदी हुई है। तो इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। हमारी बात हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, अशोक शर्मा जी से। उन्होंने ये कहा कि उन्हें इंडियन एयरफोर्स अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किया कि हेलीकॉप्टर प्रेस करने के लिए, ताकि इंजर्ड को वहाँ से मतलब शिफ्ट किया जाए। लेकिन चूँकि दुर्गम इलाका है, बारिश काफ़ी वहाँ पर हो रही है, उसको मतलब चॉपर को भी आने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। बट ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल रात को तकरीबन, कल अर्ली मॉर्निंग ये सुबह हुआ, ये कोई 4:30 बजे हुआ है। जान माल का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अभी मिसिंग लोग हैं, उनको ट्रेस करने में मतलब बचाव दल जो वहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ पार्टियाँ वहाँ पहुँच गई जो नियर बाई प्लेसेस से है, जो पुलिस स्टेशन है। आर्मी ने अपनी 22 मेंबर एक टीम भेजी है, वो भी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम जम्मू से निकली है, डोडा और उधमपुर से एसडीआरएफ की टीम्स रवाना हो चुकी है। लेकिन मैं फिर वही बात कर, जो कि इलाका काफ़ी दुर्गम है, वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत हो सकती है, दिक्कत आ रही है टीम्स को पहुँचने के लिए, बारिशें ज़बरदस्त हो रही है जी। ये ऐसा, ये बात है। रमेश, जब अभी हम बात कर रहे हैं तो क्या इस वक्त तक तमाम जो सेना की बात, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये मौके पे पहुंच पाई हैं? और अगर पहुंच पाई हैं तो क्या स्थिति वहां पे जानकारी मिली, कितने गांव प्रभावित हुए और अभी भी कितने लोगों के मिसिंग होने की एक पूरी जानकारी मिल पा रही है? इसको लेकर कोई स्पष्टता अभी तक? रमेश, देखिए, अभी जो सुबह मेरी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई थी, जो अथॉरिटीज वहाँ से बात हुई थी, उनका ये था कि अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन वो जो एक एस्टिमेट आ रहा है कि तकरीबन 30 से 40 लोगों का वो कहते हैं कि मिसिंग हो सकते हैं। उसमें से हम 6 डेड बॉडीज तो रिकवर हुई है। 17 लोग जो थे इंजर्ड थे, उसमें कुछ काफ़ी क्रिटिकल है, उनको निकाला गया। तो अगर उनके जो उन्हें सुबह जो एस्टिमेट दे दिया, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 20 से 25 लोग और मिसिंग हो सकते हैं। मैंने फिर वही बात कही कि चूंकि इलाका इतना दुर्गम है, इतना दूर है, जहाँ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है नहीं, इसलिए जब तक ना वहाँ पर कोई ऐसा बचाव दल, जहाँ एनडीआरएफ टीम निकली है, ऐसा नहीं कि वो निकल गई है वहाँ, यहाँ से पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि मैं ये किश्तवाड़ से 110 किलोमीटर दूर है, और जो रास्ता जहाँ पर लास्ट, जहाँ तक मोटरेबल रोड है, वहाँ से तकरीबन 3-3.5 घंटे का पैदल रास्ता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम्स को वहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन ऑलरेडी जो आसपास के पुलिस स्टेशन, वहाँ पर पुलिस दल वहाँ पहुँच गया, आर्मी का जो एक दल है वहाँ पहुँच गया, उस स्थानीय जो लोग हैं जो वहाँ पर, वो भी कुछ आया सामने, वहाँ पहुँच गए, मतलब मदद कर राहत कार्यों में मदद करने के लिए जी। अच्छा रमेश, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो बॉडी रिकवर हुई है, क्या वो आइडेंटिफाइड हो पाए? और जो घायलों को आपने रेस्क्यू करने का जिक्र किया, उनमें क्या किसी की हालत चिंताजनक बनी हुई है इसको लेकर? और दूसरा, जो इलाका है जहां पे लोग प्रभावित हुए, उनको तात्कालिक मदद के लिहाज से क्या मेडिकल टीम भी और उसके अलावा खाने पीने की चीजें भी पहुंचाने को लेकर प्रशासन काम कर रहा है? देखिए, जब कोई ऐसी त्रसदी होती है तो इसमें हर कोई एक्शन में आ जाता है, मतलब अथॉरिटीज एक्शन में आ जाती है। अब देखिए, पीएम ने ट्वीट किया, पीएम ने कहा कि वो काफ़ी, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सिचुएशन पे नज़र रखे हुए हैं। अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा कि केंद्र से जो भी सहायता ज़रूरत है वो भेज देंगे। उन्होंने ये कहा कि एनडीआरएफ की टीम भेज देंगे। ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनका जो ये मतलब पार्लियामेंट क्षेत्र है, उनका इलाका है, उन्होंने सुबह ट्वीट किया कि सेंटर से जो भी मदद चाहिए उपलब्ध करानी वो हम दे देंगे, जो भी असिस्टेंस वो दे देंगे। और देखिए, अभी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो है कि जो ये लोग हैं उनको कैसे बचाया जा सके जी। जो वहाँ पर बह गए हैं, अगर कोई बच भी गया होगा, उनको कैसे वहाँ से बचाया जा सके। और राहत दल की, जैसे जब भी कोई टीम जाती है, जैसे अगर एसडीआरएफ की टीम जाती है, उसमें भी कुछ मेडिकल टीम्स होती रहती है, और मेडिकल टीम्स भी रवाना हुई होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। लेकिन सबसे इसमें प्रायोरिटी ये है कि लोगों को कैसे वहाँ से बचाया जा सके। और यहाँ भी ये बता दूं कि ये किश्तवाड़ जिले में, मैंने कहा, काफ़ी पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है वहाँ पर, जहाँ पर ये हुआ काफ़ी रिमोट एरियाज है। 5 से 6 जगह पर ये बादल फटे हुए, उसमें ज़्यादा जो नुकसान है वो ये यहाँ पर हुआ है, इस जगह पे जहाँ पर ये बादल फटे, 5 ही जगहों पर बादल फटे हुए, लेकिन कहीं और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो हम बोंजवा है, वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ पर ये कोई 30 से 40 लोग के कह रहे हैं कि मिसिंग है, जिसमें से ये बता दें कि 17 लोग हैं इंजर्ड हो गए हैं, इंजर्ड है, उसमें कुछ क्रिटिकल भी है जी। उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है जी। रमेश, शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए। आप इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका।
वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। प्रदेश में अलग अलग घटनाओं में अब तक 5 लोग मारे गए हैं और 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लाहौल घाटी के अनेक स्थानों में बादल फटने से भारी तबाही मचाई है। कई नालों में बाढ़ आने से उदयपुर केलंग का संपर्क कट गया है। इस अचानक आई बाढ़ ने जाहलमा नाले का पुल बह गया है, तो वहीं लाहौल घाटी के अधिकतर इलाकों में संचार व्यवस्था भी ठप हुई है। जाहलमा नाले में आई भयंकर बाढ़ से जाहलमा, गोहरमा, फुडा, कोठी व रबडिंग गांव में दहशत फैल गई। लगभग 15 मिनट तक बाढ़ ने वहां पर तबाही मचाई। बादल फटने से केलंग के शख्स नाले सहित बिलिंग, लौट, शंशा, जाहलमा, कमरिंग व थिरोट नाले में बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने से मनाली लेह मार्ग जाम हो गया है। दूसरी ओर काजा मार्ग पर छोटा दड़ा नाले के बाढ़ आ गई है, जिससे काजा से आ रहे वाहन बातल व मनाली गामफ्रू से काजा जा रहे वाहन छतछड़ू में फंस गए हैं। बीआरओ ने सड़क पर यातायात बहाली का काम देर शाम शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक तोजिंग नाले में बाढ़ से बीआरओ के एक मजदूर की भी मौत हो गई, तो वहीं इनमें 9 लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम व बारिश से दिक्कतें सामने पेश आ रही हैं। जिला प्रशासन ने जिले में आपदा बचाव के लिए एनडीआरएफ के दल बुला लिए हैं, ताकि राहत और बचाव कार्य को तेजी से चलाया जा सके। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बेहद भारी बारिश होने की संभावना जताई है। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर सहित 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर और शिमला के लिए आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में सोमवार रात से लगातार बारिश हो रही है। शिमला स्थित मौसम विभाग ने भूस्खलन की भी चेतावनी जारी की है। लोगों को नदियों और नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। 1 अगस्त तक पूरे राज्य में खराब मौसम रहने की संभावना जताई गई है। के लिए जो हमारा ज़िला कांगड़ा के अंदर जो रेड अलर्ट का जो घोषणा की गई है, उसमें जो टूरिस्ट आने वाले हैं इस दौरान, तो वो थोड़ा सा अपना स्थगित करें टूर प्रोग्राम। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, टूरिस्ट हैं, वो भी अपना जो यहाँ से जाना है उसको थोड़ा सा स्थगित करें 1-2 दिन के लिए। और हमारी सहयोगी नंदिनी मित्तल इस वक्त शिमला से हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नंदिनी, हम देख सकते हैं इस वक्त खुद आप छतरी लेके खड़ी हैं, ऐसे में मौसम किस तरीके से लगातार बारिश का बना हुआ, ये अपने आप में हम सब देख रहे हैं। किस प्रकार से लगातार अलग अलग इलाकों में ये घटनाएं हो रही हैं और जान माल का एक भारी नुकसान हो रहा है? बिल्कुल अरिंदर, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, तो शिमला का भी बहुत ख़राब हाल है। खास करके शिमला के जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो रोहडू का इलाका हो या अन्य इलाके हों, यहाँ पर बहुत सारी भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। हमने सुबह एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया, जिसमें रोहडू के चिड़गांव में बादल फटने के बाद जो पूरा जो गुम्मा खड्ड है उसमें बाढ़ आ गई है और यहाँ पर पुल को भी एक क्षति पहुँची है। लाहौल स्पीति की बात करें तो जनजातीय इलाका है, वहाँ पर भी अलग अलग घटनाओं में बहुत ज़्यादा सड़कों को नुकसान पहुँचा है। 9 लोग जो लापता बताए जा रहे थे, उनमें से 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। अब कुल मारे जाने वाले लोगों की संख्या इसमें 5 हो गई है। 5 लोगों की तलाश की जा रही है। जो लोग मिले भी हैं, जो शव मिले भी हैं, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो पूरी गाद में, पूरे कीचड़ में इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि बहुत मुश्किल है उनकी पहचान करना। अगर हम कुल्लू ज़िले की बात करें तो मणिकरण में जो है पार्वती नदी उफान पर है, वहाँ पर भी 4 लोगों के बह जाने की जो है खबर मिल रही है। इसमें से एक पर्यटक बताया जा रहा है। इसके अलावा बाकी जगह की बात करें तो सिरमौर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, ये सारे इलाके जो हैं जहाँ पर मौसम है कहर बरसा रहा है। जी नंदिनी, हमने देखा कि इस प्रकार की जो प्राकृतिक दिक्कतें आई उसकी वजह से कई छोटे पुल टूट गए हैं। इसके अलावा संपर्क मार्ग भी बाधित हुए हैं। ऐसे में संपर्क मार्ग बनाने और पुल को रिपेयर करने को लेकर भी कई प्रकार के काम तेज गति से चल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अलग अलग इलाकों में फंसे भी बताए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या अपडेट?
बिल्कुल जो है प्रयास जारी है कि सड़क मार्गों को दुरुस्त कर दिया जाए। खास करके सबसे पहला प्रयास होगा कि चंडीगढ़ मनाली जो मार्ग है, जो मंडी के आगे भूस्खलन के बाद बंद हो गया है, वहां पर यातायात बहाल किया जाए ताकि मनाली, कुल्लू, लाहौल स्पीति इन तीनों इलाकों में जो पर्यटक हैं वो अपने घर वापस लौट सकें। अगर हम लाहौल की बात करें तो वहां पर फिलहाल क्योंकि सड़कें बहुत ज़्यादा खराब है उदयपुर और केलंग के क्षेत्र में, तो सभी पर्यटकों को वहीं रहने की सलाह दी गई है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जो है वो बता दिया। छतरलू आपने बताया कि वहां पर पर्यटकों को काफ़ी बड़ी संख्या में ठहराया गया है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में जो 100 से अधिक पर्यटक परसों की घटना में सांगला वैली में फंसे हुए थे, उन्हें प्रशासन ने निकाल दिया है और वापस उस सड़क पर लोगों को यातायात ना करने की सलाह दी है। काजा की बात की जाए, जो स्पीति का इलाका है, लाहौल स्पीति दो अलग अलग इलाके हैं, जो स्पीति का इलाका है वहां पर भी काफी बड़ी संख्या में अधिकारी व पर्यटक फंसे हुए हैं। तो कोशिश की जा रही है कि जो भी चीज खराब हो रही है सड़कों को पुनः उनकी मुरम्मत की जाए। जेसीबी लगाई गई है, लेकिन ये भी घटनाएं सामने आ रही है कि जेसीबी को भी नाले का प्रवाह बहाव इतना ज्यादा है कि वो जेसीबी को भी साथ लेके जा रहा है। नंदिनी, एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा सा जवाब चाहेंगे कि मौसम की अभी कहीं ना कहीं एक तरीके से दिक्कत बनी रहेगी, ऐसे में जो पर्यटक हैं उनको लेकर कोई एडवाइजरी? बिल्कुल, पर्यटकों को एडवाइजरी जो है पिछले एक हफ्ते से जारी की जा रही है कि जो शिमला पर्यटक आ रहे हैं, जब बारिश हो रही है वो यातायात ना करें, वो यात्रा ना करें, सड़कों पे बाहर ना निकलें और घर में मतलब जहां पर भी होटल में वो ठहरे हुए हैं वहीं से मौसम का आनंद लें। इसी तरह की एडवाइजरी जितने भी जनजातीय इलाके में पर्यटक पहुंचते हैं इस मौसम में, खास करके ट्रैकिंग के लिए उन्हें कहा गया है कि वे ट्रैकिंग के लिए ना जाएं, जोखिम अपनी जान को जोखिम में ना डालें। इसी तरह मंडी में बहुत ज्यादा लोग जो हैं इस समय ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं, युवा पर्यटक होते हैं। हम चाहेंगे कि उन सभी युवा पर्यटकों से अपील की जाएगी कि इस समय जोखिम ना लें, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि पहाड़ किस तरह से टूट रहा है। तेज बारिश ही नहीं, जो रिमझिम बारिश होती है जब वो बंद हो जाती है, उसके बाद जब धूप लगती है, उसके बाद पहाड़ की टूटने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। तो जितने पर्यटक हैं उन्हें कहा जा रहा है कि वे हिमाचल आए, मौसम का आनंद जरूर लें, लेकिन होटल में बैठ के फिलहाल लें जब तक जो है सारी चीजें स्थिति जो है वो नियंत्रण में नहीं आ जाती है। शुक्रिया नंदिनी, फिलहाल इस बातचीत अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। वो तो उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में भी तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मसूरी के मशहूर केम्प्टी फॉल का जलस्तर भी बारिश की वजह से बहुत बढ़ गया है। और ये तस्वीरें आप केम्प्टी फॉल के देख पा रहे हैं, किस तरीके से ज़्यादा संख्या में भारी मात्रा में पानी वहां आया है। जो पर्यटकों से भरा रहने वाला इलाका होता था वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी इस वक्त मौजूद है। ऐसे में तमाम ऐसे पहाड़ी इलाकों में जो पर्यटकों के लिए बहुत मुफीद जगह हुआ करते थे, लेकिन मौसम की मार के चलते इस वक्त वो ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाना अपने आप में जान को खतरे में डालने के बराबर है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते कुछ और इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग में काफ़ी विस्तार हुआ है और आज की बातचीत से आपसी सहयोग और मजबूत होगा, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। Bilateral cooperation has vastly expanded in the last few years. They today cover virtually all domains of contemporary relevance. Our interests are shared, our concerns are similar, and our convergences are strong. Talks today will provide an updated direction to our colleagues to translate these into practical outcomes. वहीं विदेश मंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए अफगानिस्तान में स्थिर लोकतंत्र की वकालत की है। In an increasingly multipolar world, peace and prosperity in the Indo-Pacific is as important for both of us as democratic stability in Afghanistan.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड समूह की मजबूती को दोनों देशों के हित में बताया है। Deepening the Quad as a collaborative platform is in our mutual interest, and we must work together even more closely on key contemporary challenges like terrorism, climate change, pandemics, and resilient supply chains. In democratic societies, it is also natural that legitimate concerns and people's aspirations will find expression, including foreign policy. Our conversations on global issues in a rebalancing world would surely be richer from real exchanges of national experiences and historical perspectives. Once again, let me say और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि कोविड और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों ने दोनों देशों के नागरिकों को प्रभावित किया है। There is not a single major challenge that has an impact on the lives of our citizens, whether it's COVID-19, whether it's a changing climate, whether it's the disruptive impact of emerging technologies that can be addressed by any one of us acting alone. एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत और प्रगाढ़ हुए हैं। We've seen over the last couple of decades a relationship that has grown stronger and deeper across multiple administrations in both of our countries. And President Biden's determination is to continue in that direction, to grow it even stronger and even deeper. We have a lot on our agendas, and I think that's actually a reflection of the relationship as it exists already. तो भारत के 2 दिन के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज दिल्ली में सिविल सोसाइटी संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक में भी शिरकत की। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि अमेरिका और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक प्रतिबद्धता साझा करते हैं, जो दोनों देशों के संबंधों के आधार का हिस्सा है और भारत के बहुलवादी समाज को दर्शाता है। और इस बड़ी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना देव इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मेघना, हमने देखा कि भारत और अमेरिका दोनों ने ही इस बात को विदेश मंत्रियों ने कहा कि अब बीते कुछ वर्षों में बहुत करीब आए हैं दोनों देश। विदेश मंत्री जो अमेरिका के इस वक्त हिंदुस्तान में, उनकी इस यात्रा से दोनों देशों को और घनिष्ठता से सहयोग और काम करने को लेकर कैसे मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए हर सेक्टर में अगर देखें तो आज सुबह ही 10 बजे के तकरीबन NSA से भी मीटिंग हुई थी एंटनी ब्लिंकन की, तो एक तरीके से डिफेंस सेक्टर, स्ट्रैटेजिक सेक्टर पर भी बातचीत हुई होगी। उसके अलावा अभी फॉरेन मिनिस्टर से जब बातचीत हुई है और तकरीबन 2:30 बजे एक प्रेस स्टेटमेंट का इंतज़ार है। उम्मीद है 2:30 बजे के आसपास एक प्रेस स्टेटमेंट आएगा जिस पर कि एक तरीके से किन विषयों पर चर्चा हुई है, थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें मिल सकेगा। लेकिन जिन विषयों पर खासकर जिस तरीके से जो बातचीत हुई आज हैदराबाद हाउस में, उससे ये पता चलता है अफगानिस्तान बेशक बहुत ही अहम मुद्दा है, चूँकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, कई कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर कर रही हैं अफगानिस्तान के साथ, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत ही अहम है और चिंता का विषय है, क्योंकि तालिबान के जो ऑफेंसिव्स हैं नदर्न प्रोविंसेस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कई टेरिटरीज़ पे कब्जा कर लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अफगानिस्तान एक बहुत ही अहम मुद्दा है। उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन, चूँकि जो क्वाड देश हैं उनके जो एक मीटिंग हुई थी मार्च के तकरीबन, उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जापानीज़ और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स ने भी कोविड-19 क्राइसिस, साइबर स्पेस, उसके साथ ही हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमैनिटेरियन थ्रेट्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों पर बातचीत की थी। तो उसके बारे में ही आज डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमें क्वाड देशों के कोलैबोरेशन को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, जो कि सभी जो 4 देश हैं, क्वाड देशों के अंतर्गत जो 4 देश आते हैं, उन सभी के हित में है ये जो कोलैबोरेशन रहेगा इन क्षेत्रों में, उसके बारे में जी। उसके साथ ही हम जानते हैं आरिंदर, आज अभी के जो सिचुएशन में कितने ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इस बात की हमेशा चर्चा बनी रहती है कि कोविड-19 की रिकवरी, पोस्ट रिकवरी किस तरीके से होगी, कैसे एक देश दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे, क्या वैक्सीन्स के ऊपर क्या बातचीत हो रही है, इसके ऊपर बेशक प्रेस स्टेटमेंट में उम्मीद है कि कुछ निकल कर आएगा। और ख़ासकर लोगों को ये भी अपेक्षित है कि लोगों को यह जानना है कि इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर अगर कुछ बातचीत होती है और उसको किस तरीके से कोई अगर इंटरनेशनल ट्रैवल रिज्यूम करना, ताकि लोग मोबिलिटी कर सकें, एजुकेशन के लिए प्रोफेशनल्स हों या फैमिली रियूनियंस हो या ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हों, उसके लिए मोबिलिटी। तो ये कुछ खास मुद्दे हैं जो नज़र आता है कि आज की बातचीत में प्रमुखता रहे।
मेघना, हमने देखा है कि किस तरह से अमेरिका भारत के इस भूमिका को, जो कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाता है, उसको हमेशा से एक तरीके से बल देता रहा है। ऐसे में इस यात्रा के बाद में खासतौर से हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें या सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिहाज से बात करें, अफगानिस्तान में भारत के महत्वपूर्ण रोल की बात करें, इंडो पैसिफिक के लिहाज से बात करें, ये जो भारत का बढ़ता हुआ एक तरीके से जो योगदान है, उसको अमेरिका किस तरीके से देखता है? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले मैं ये कोट करना चाहूँगी अरिंद्र, एक बात जो खासकर आज सिविल सोसाइटी राउंड टेबल पर कही है एंटनी ब्लिंकन ने आज सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास। उन्होंने ये कहा है कि एक तरीके से डेमोक्रेसी का जो रिसेशन चल रहा है और उसको हम कॉम्बैट कर सकते हैं। भारत और अमेरिका, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, दोनों मिलकर इस चीज़ को कॉम्बैट कर सकते हैं डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो। और ऐसे सिचुएशन में इंडो पैसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं इंडिया और यूएस के बीच में। अगर हम यूएस इंडिया ट्रेड और डिफेंस इक्विपमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो को डेवलपमेंट और को रिसर्च डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करने में, उस पर भी साझेदारी पर और बातचीत हो सकती है। और NSA अजीत डोवाल से जब मिले थे तो इस पर भी बातचीत, बेशक डिफेंस सेक्टर में खासकर क्या हो सकता है उस पर बातचीत हुई होगी। तो एक तरीके से, और SCO हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर SCO के कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग में भी गए थे, वहाँ पर भी अफगानिस्तान पर डिस्कशन हुआ था। और इंडिया का ये स्टैंड रहा है कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो अफगान लेड और अफगान ओन्ड हो, जो स्टेबिलिटी है वो रिस्टोर हो, पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म, ये दोनों ही देशों के एजेंडा में रहे हैं। तो बेशक आज के जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें इन कुछ बातों पर पुख्ता तरीके से प्रॉपर स्टेटमेंट आ सकेगा, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है। और एक आखिरी अहम बात बताना चाहूंगी, 2+2 डायलॉग जो इस साल के अंत में होने वाला है, उसके लिए ये बेशक टोन सेट कर सकता है। और अगस्त में UNSC को चेयर करेगा भारत। तो जनवरी में जब भारत 2 साल के रिजीम के लिए लौटा था UNSC में, तब भी US ने स्वागत किया था इस चीज़ का। और ये इसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है कि UNSC में भारत किस तरीके से किन सब्जेक्ट्स पर और किन विषयों पर चेयर करेगा, जो अगस्त में शुरुआत होगी जिसकी। बिल्कुल, और 2:30 बजे का इंतजार रहेगा कि क्या कुछ प्रेस स्टेटमेंट में बड़ी बातें निकल के आती हैं। शुक्रिया मेघना, फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की इस वक्त की खबरों पर। और राष्ट्रीय प्राइम में सबसे पहले बात कर्नाटक की। बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद के तौर पर आज शपथ ली है। बेंगलुरु में राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई को कल विधायक दल का नेता चुना गया था। इससे पहले सोमवार को BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, श्री बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। वह अपने साथ समृद्ध विधायी और प्रशासनिक अनुभव लाए हैं। मुझे विश्वास है कि वह राज्य में हमारी सरकार द्वारा किए गए असाधारण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। फलदायक कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। बात संसद की करते हैं। मानसून सत्र के 7वें दिन आज लोकसभा में प्रश्नकाल आज विपक्ष के हंगामे के बीच पहली बार पूरी तरीके से चला है। इसके बाद शून्यकाल की कार्रवाई थोड़ी देर चलने के बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शशि थरूर को IT कमेटी के चेयरमैन पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने शशि थरूर पर मनमानी का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि जब तक थरूर नहीं हटाए जाते हैं तब तक हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। और मानसून सत्र के 7वें दिन आज राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। और उसके बाद में जब सदन दोबारा बैठा तो कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। संसद में पर्चे फेंके जा रहे हैं, स्पीकर पर, मंत्रियों पर, अब तो प्रेस दीर्घा में भी पर्चे फेंके जा रहे हैं। लोकतंत्र की मर्यादा तार तार की जा रही है। उन्होंने पूछा है कि क्या नेहरू इंदिरा के जमाने में विपक्ष की ऐसी भूमिका थी? राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना, और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि हम सदन के अंदर चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार अलग अलग विषयों पर चर्चा करती है। बीएसी की मीटिंग में, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में तय होता है कि इन किन विषयों पर चर्चा होगी। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? आखिरकार विपक्ष इस तरह की आपत्तिजनक हरकतें क्यों कर रहा है? आखिरकार विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार क्यों कर रहा है? और हमारे सहयोगी संवाददाता अनुज यादव इस वक्त संसद की कार्रवाई पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। अनुज, अगर देखा जाए तो 7वां दिन लगातार हंगामा, और अपने आप में सरकार को कहना पड़ रहा है कि किस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं वो तार तार होती दिखाई पड़ रही हैं। देखिए आर्येंद्र, बिल्कुल हम पिछले कई दिनों से इस बात को देख रहे हैं कि मानसून सत्र के दौरान जो विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है, ना सिर्फ वो अमर्यादित है बल्कि यहाँ की जो संसदीय परंपराएं हैं उनको भी वो तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मर्यादाओं को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज की अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 2 महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा के अंदर पेश किए जाने थे, और राज्यसभा के अंदर एक विधेयक पर आज चर्चा होनी थी, जो जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल की हम बात करें। दूसरी बात है कि निश्चित तौर पर प्रश्नकाल के दौरान काफ़ी ऐसे सवाल होते हैं, चाहे वो किसानों से जुड़े हुए हों या समाज के दूसरे वर्ग से जुड़े हुए हों, जिनका सरकार जवाब देती है, मंत्री जवाब देते हैं, और वो सवाल विपक्ष के नेता भी या फिर सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो भी पूछते हैं। वो पिछले कई दिनों से प्रश्नकाल बाधित रहा, या कुछ देर के लिए जो स्पीकर हैं उन्होंने चलाने की कोशिश की। आज कम से कम इस बात को हम कह सकते हैं कि 1 घंटे का जो समय प्रश्नकाल का था वो लोकसभा अध्यक्ष ने उसको पूरी तरीके से चलाने की कोशिश की। लेकिन जब 12 बजे के बाद नियम 377 के तहत कोई भी सांसद अपने सवाल को उठा सकता है, उस दौरान सब विपक्ष का जो हंगामा था, हम कह सकते हैं कि वो एक जो सीमा है उसको भी लांघ गया। वो कागजों के बंडलों को फाड़कर, जिसमें कांग्रेस के सांसद और टीएमसी के सांसद मौजूद थे, वो ना सिर्फ स्पीकर की कुर्सी पर, आसन पर उनको फेंक रहे थे फाड़कर, बल्कि पूरे हॉल के अंदर वो उछाल रहे थे। जो पत्रकार गैलरी तक भी गए या जो सांसद खड़े होकर अपने सवालों को पूछ रहे थे उनके सामने तक भी आए। उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा के अंदर भी किसानों को लेकर जो नए कृषि कानून बने हैं या फिर पेगासस मामले को लेकर हंगामा लगातार जारी रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार एक बार नहीं कई बार सदन के अंदर इस बात को कह चुकी है कि वो किसी भी चर्चा कराने को तैयार है, उसके लिए अलग से समय देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन के अंदर हंगामा करने के अलावा कोई विधायक कार्य कराने में अपना सहयोग नहीं दे रहा है। अनुज, इस हंगामे के चलते कहीं ना कहीं जो आम जनता के मसले हैं वो भी फ्लोर पे नहीं आ पा रहे हैं, बिलों पे चर्चा नहीं हो पा रही है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये सब चीजें भी तो इस हंगामे के चलते हो रही हैं। देखिए, कल अगर लोकसभा अध्यक्ष हम ओम बिरला की बात करें या फिर जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के वेंकैया नायडू, उन्होंने नसीहत भी कल एक प्रकार से दी थी और ये कहा था सांसदों को कि आप जाइए, यहाँ आप जो हंगामा कर रहे हैं इससे अच्छा है कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए, अपने लोगों की समस्याओं को सुनिए और इस सदन के अंदर उठाइए ताकि उन समस्याओं को दूर किया जा सके। और हम जानते हैं निश्चित तौर पर लाखों करोड़ रुपए का खर्चा एक दिन की कार्रवाई पर खर्च होता है सदन की। ऐसे में उसके बावजूद भी, इस नसीहत को देने के बावजूद भी अगर विपक्ष पर अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर एक तरीके से हम
कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं वो ना सिर्फ टूट रही हैं, बल्कि मैसेज एक समाज के अंदर भी जाता है कि जिन सदस्यों को चुनकर अपनी समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए सदन में भेजा जाता है, उनका वहां पर जब इस तरह का आचरण रहता है तो निश्चित तौर पर जो संसद की कार्यवाही है निश्चित तौर पर वो शर्मसार होती है। और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि इस संसद की मर्यादाओं को बनाना विपक्ष का भी उतना ही काम है जितना बाकी सदस्यों का या सत्ता पक्ष का। अनुज, एक चीज ये भी स्थापित होती है, हमने देखा था प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर जो फ्लोर लीडर्स थे उनकी बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे जो दल थे वो नदारत रहे थे। ये कम से कम दर्शाता है कि जो अहम मसले हैं उस पर वो चर्चा ही नहीं करना चाह रहा है, भाग ही नहीं लेना चाह रहे। कम से कम ये भी एक राजनीतिक पहलू को दिखाता है कि इस प्रकार से विपक्ष इस दोहरे चरित्र को निभा रहा है। बिल्कुल आर्येंद्र, आपने बहुत सही सवाल पूछा और मैं इसी के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूं। कल का जो प्रश्नकाल था उसमें 15 से ज्यादा सवाल सिर्फ किसानों से जुड़े हुए थे। जो इस समय हम, क्योंकि भारी बरसात हो रही है, महाराष्ट्र के अंदर बात करें, राजस्थान के अंदर बात करें, कर्नाटक के अंदर बात करें, जो वहां फसलों का नुकसान हुआ है उस पर सरकार की तरफ से बयान दिया जाना चाहिए था। किसानों के मसलों को लेकर हंगामा करते हैं लेकिन सरकार से जवाब नहीं सुनना चाहते। कोविड के मामलों को लेकर हंगामा करते हैं, वैक्सीनेशन पर सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन जब जवाब देने की बात आती है सरकार की उसको सुनना नहीं चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बातें बिल्कुल सामने, सरकार ने इस बात को भी कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही शायद विपक्ष का मकसद है, वो किसी भी तरीके से विधायी कार्य को चलने नहीं देते हैं। शुक्रिया अनुज, फिलहाल इस अपडेट और इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हो रही शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमान भी मौजूद हैं। एससीओ यूरेशियाई महाद्वीप के 7% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। एससीओ सदस्य देशों की कुल जनसंख्या 3 अरब से अधिक है, जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक से इतर बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर क्रेनिन से मुलाकात की है। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुशांबे में सोमोनी मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और एससीओ की इस महत्वपूर्ण बैठक पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधीर यादव इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और सुधीर, एससीओ एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है, ऐसे में इस समय जो बैठक चल रही रक्षा मंत्रियों की, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत कर रहे हैं, क्या बड़ा एजेंडा है, किस मसले को लेकर इस बार की बैठक में बातचीत हो रही है? बिल्कुल आर्यन, देखिए इस बात की अगर बात की जाए खास तौर पे अभी रक्षा मंत्री जो है वो एससीओ के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और जो पूरी डिटेल्स अभी तक हालांकि हमारे पास नहीं आ पाए, लेकिन माना ये जा रहा है कि खास तौर पर अगर आतंकवाद की बात की जाए तो आतंकवाद एक ऐसा मसला है जिससे भारत लगातार पीड़ित रहा है और एससीओ के मंच पर जो रक्षा मंत्री है वो ज़रूर इस बात को रखेंगे कि आतंकवाद से निपटने के लिए न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर जो सभी शक्तियाँ हैं उनको एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए और इसके एक साथ निपटना चाहिए। कोई अच्छा या बुरा आतंकवाद नहीं होता है, इस बात को लगातार भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कहता रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें खास तौर पर तो क्षेत्रीय स्तर पर किस तरीके से जो कॉपरेशन है उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर किस तरीके से चीज़ें और बेहतर की जा सकती हैं, उसको लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा आर्यन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो रक्षा मंत्री हैं वो जो सम्मेलन के इतर है जो दूसरे रक्षा मंत्री हैं अन्य देशों के, उनसे भी बात कर रहे हैं। बेलारूस के रक्षा मंत्री से उन्होंने बात की और रूस के रक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। तो जाहिर तौर पर ख़ास मकसद ये भी है कि एससीओ में जो भारत अपनी बात रखना चाहता है, आतंकवाद की बात हो चाहे क्षेत्रीय स्थिरता की बात हो वो तो रखेगा ही, इसके अलावा भी जो दूसरे देश हैं उनके साथ रक्षा सहयोग कैसे बढ़ाया जाए ये भी एक एजेंडा जो रक्षा मंत्री है उनकी इस जो यात्रा है उसका रहेगा। शुक्रिया सुधीर, फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान में हिस्सा लिया। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के दौरान शक्तिशाली देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गईं और वे फैसला नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाएं या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय रहते लॉकडाउन लगाकर पूरे देश को महामारी के बड़े प्रकोप से बचा लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टाइमली समय रहते सबसे पहले आवाजाही रोकी, फिर लॉकडाउन समय पर लगाया और 130 करोड़ देश को इस बोल्ड डिसीजन से बचा लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया और देश की तैयारी के साथ साथ आज हम कह सकते हैं कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 10 से 15 लाख पर डे कैपेसिटी बन गई। हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी ये हमारी स्थान बन गया। एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं था। आज डेडिकेटेड हॉस्पिटल की श्रृंखला है। 100 की संख्या में डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं। लगभग 1 लाख के आसपास हमारे आईसीयू बेड्स हैं। तो यह लड़ाई में तैयार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इस बात को हमको समझना। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 43,654 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 41,678 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.39% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,99,436 बनी हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.36% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.51% हुआ, जो 5% से कम पर बना हुआ है। वहीं कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 44,61,56,000 से अधिक कोविड के टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं देश भर में अब तक कुल 46,09,00,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण भी किया गया है। और सीधे रुख करते हैं इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय पर, जहां पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। किस प्रकार केरल में आज पूरे हिंदुस्तान का 50% से अधिक कोरोना के केसेस केरल से आ रहे हैं, किस प्रकार राजस्थान में भी कोरोना के नियमों का मंत्रीगण खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं, और अंत में राहुल गांधी जी ने जो कुछ सवाल पूछे हैं उन सवालों के भी जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाएगा। बंधुगण, आज अखबारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया गया है कि आज केरल में आखिर क्या हो रहा है। आज आंकड़ों के माध्यम से केरला के अंदर 22,000 केस एक दिन में कोरोना के आए हैं, उस विषय को छापा है। आप सोचिए, एक दिन में 22,000 केस आए हैं केरल में कोरोना के। और आज अखबार ने यह भी लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सेकेंड वेव नहीं हो, एक और वेव आरंभ हो चुका है केरल के अंदर। तो ये बहुत ही गंभीरता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। क्या हम एक और वेव की ओर बढ़ रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, केरल में जून 6 के बाद आज सर्वाधिक केस आए हैं। आज राज्य में 22,000 केस आए हैं। इससे पहले जून 6 को तमिलनाडु में 20,421 केस थे। उसके बाद किसी भी राज्य में अगर सर्वाधिक केसेस आए हैं जून 6 के बाद, तो वो केरल राज्य है। केरल में भी मई 29 के बाद ये सर्वाधिक केस है। इससे पहले केरल में भी विषय कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा था, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गलती केरल सरकार से हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज पूरे हिंदुस्तान का सर्वाधिक केस केरल से निकल रहा है। विगत 4 हफ्तों में, इन द लास्ट 4 वीक्स,
the case load in Kerala is consistently increasing. विगत 4 हफ्तों में जो केस लोड कोरोना का है केरल में वो लगातार बढ़ते जा रहा है और जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना का केरल में वो आज बढ़ करके 12.35% हो गया है। ये अपने आप में चिंता का विषय है। आज केरल में इन 22,000 सिंगल डे केस को ऐड करके अगर हम देखें, इसका योग करके हम देखें तो कुल मिलाकर जो केस संख्या केरल में है वो 33 लाख है। 33 लाख पीपल इन केरला टुडे हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना, इंक्लूडिंग द 22,000 पीपल हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव यस्टरडे। बंधुगण, ये देश का दूसरा राज्य बनता है महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र में 62 लाख लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है और केरल में 33 लाख हैं। तो स्वाभाविक रूप से चाहे महाराष्ट्र हो चाहे केरल हो, ये चिंता का विषय है कि जब देश सेकेंड वेव से उभरा है और थर्ड वेव कैसा नहीं आए, हाउ टू प्रिवेंट थर्ड वेव, इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और ये चिंता का विषय है। ऐसे में व्हाट इज द केयरलेसनेस ऑफ द केरल गवर्नमेंट दैट वी सी सच काइंड ऑफ केस लोड राइज? क्या गड़बड़ी हुई है केरल में, ये जानना पड़ेगा। आपको पता होगा कि बीच में कांवड़ यात्रा के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी और यह चर्चा थी कि कांवड़ यात्रा को बंद करना चाहिए। देखिए, बहुत ही दायित्ववान बनते हुए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट द केरला गवर्नमेंट टू गिव हीड टू आर्टिकल 21, रीड विथ आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉलो अवर ऑर्डर्स गिवन इन द कांवड़ यात्रा केस। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। ये तुष्टीकरण, आप सोचिए किस हद तक हमारे राजनेताओं को क्या क्या करा सकता है। मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए कि आज कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बीजेपी को छोड़कर जो केरल के इस परिस्थिति पर चिंता व्यक्त करे और जो केरल को और हमारे तथाकथित लिबरल पॉलिटिशियंस को, जो तुष्टीकरण की आड़ पर अपने आप को लिबरल कहते हैं, उनको आईना दिखाने का काम करे। मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया का, जिन्होंने इस विषय को आज अखबार के माध्यम से और आज न्यूज के माध्यम से उठाया है और हमें जागरूक करने का काम किया है। ठीक उसी प्रकार आप राजस्थान में देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान में उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, वो कल अपना जन्मदिन मनाते हुए इंदौर के ऑडिटोरियम में, इंदौर शहर के ऑडिटोरियम, एक इंडोर ऑडिटोरियम है राजस्थान में, तो उस इंडोर ऑडिटोरियम में वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और सैकड़ों लोगों को उन्होंने उसमें हाजिर किया है। अभी यह भी मीडिया में चल रहा है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल राजस्थान में हो सकता है। तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे पास ज्यादा लोग हैं, यह दिखाने के लिए रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को कहीं ना कहीं वो खतरे में डाल रहे हैं कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटा करके। स्कूल कॉलेजेस राजस्थान में बंद है, किंतु आप देखिए राजस्थान में खुद स्वास्थ्य मंत्री और उनकी सरकार लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। और वैसे में आज राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के नेता जब सवाल पूछने संसद के पटल को छोड़ करके संसद के बाहर आते हैं और सवाल पूछते हैं, तो इन सवालों का जवाब जनता भी देना चाहती है और हम भी चाहते हैं इन सवालों का जवाब राहुल गांधी को दिया जाए। राहुल जी, आपने कहा कि आज पूरा विपक्ष जो है, वो पूरा विपक्ष आज एक हो गया है और एक होकर ये कुछ सवाल पूछ रहा है।
राहुल जी, ये तथाकथित विपक्ष एक कब नहीं था? आज ममता जी भी चाय पी रही हैं सोनिया गांधी जी के साथ, आप कह रहे हैं कि हम सब एक हो गए। आप याद करिए 2018 में कर्नाटक में किस प्रकार ये तमाम विपक्ष के नेता एक दूसरे के हाथ पकड़ करके मंच पर मौजूद थे। ममता जी, मायावती जी, सोनिया जी, ये सारे लोग मंच पे मौजूद थे और कह रहे थे हम तमाम नेता एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हम मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। क्या नतीजा हुआ? क्या नतीजा हुआ? जनता जनार्दन है। राहुल गांधी, अखिलेश जी एक साथ साइकिल में बैठे थे, दो अच्छे लड़के यूपी के निकले थे साइकिल पे। क्या नतीजा हुआ उस साइकिल यात्रा का? क्या नतीजा हुआ इन सबके गठबंधनों का? कुछ नतीजा नहीं निकला। 2019 के लोकसभा से पहले भी कलकत्ता के अंदर किस प्रकार ये तमाम नेता पुनः एक बार एक हो गए थे कि हम विपक्षी लोग सब एक हो गए। क्या चाहते हैं ये जो विपक्ष है जिनको आज आप देख रहे थे, ये क्या चाहते हैं? ये इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है, अपने परिवार को बचाने की। बस आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाती सड़कें बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दो बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी घर में बैठ के ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देनी है? बिल्कुल नहीं। राहुल और प्रियंका कैसे राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए, इनकी एक ही चिंता है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनकी एक ही चिंता है, हिंदुस्तान को विकास के पथ पे सेटल करना है। इसीलिए जनता जनार्दन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है, अच्छे तरह से समझती है। दूसरा प्रश्न राहुल जी ने उठाया कि हमारी आवाज को पार्लियामेंट में दबाया जा रहा है। राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है? ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है, सब कुछ टीवी पे आता है। कौन दबा रहा है आवाज को? मैं जनता से पूछता हूं, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं। आप बताइए, ये कोविड के समय जब दूसरी लहर चल रही थी, जिस समय कई लोग अपना दम तोड़ रहे थे, ये सारे कांग्रेस के नेता ये क्या कह रहे थे? राहुल जी क्या कह रहे थे? अभी बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, अभी हम कोरोना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं, एक दिन कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आप तीक्ष्ण सवाल पूछिए, कठिन सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, यही लोकतंत्र है, तो आप सवाल पूछते नहीं है कोरोना पे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मीटिंग रखवाते हैं कि सभी पार्टी के लोग, सभी दल के लोग आए, हम एकजुट होकर बैठेंगे, तीसरी लहर में किस प्रकार लड़ाई लड़नी है, हर जिले में कैसे एक ऑक्सीजन प्लांट खुलना है, उस पर हम चर्चा करेंगे, तो ये कांग्रेस वाले नदारत रहते हैं। उस समय वो दिखते नहीं है, वो उस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। जनता जनार्दन सब देख रही है राहुल गांधी। आज आप कह रहे हैं हमारे लिए पेगासस सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों ने आपके कुछ सांसदों को चुना है और भेजा है, उन इलाकों के लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है, उनके साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप जनता जनार्दन की आवाज को दबा रहे हैं पार्लियामेंट में। तीसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है, कि हमारे फोन में हथियार डाल दिया गया है। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए, आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने। आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है, तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। हम जाके हथियार निकालें? कोई हथियार नहीं है।
जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना, एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए, यही इनका हथियार है। आज भी इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी, आपके फोन में हथियार है तो तुरंत फोन को जाके पार्लियामेंट के थाना में आप सरेंडर करिए, हथियार निकलवाइए। हथियार रख के फोन में मत चलिए, ये अच्छी बात नहीं है। राहुल जी, आपने कहा कि हम पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और पेगासस पे सरकार को चाहिए कि बिल्कुल उत्तर दे दे और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं पार्लियामेंट। राहुल जी, पेगासस पर ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे थे, लिखित उत्तर दे रहे थे, जो लिखा हुआ है उससे पढ़कर उत्तर दे रहे थे। आपके सभी प्रश्नों के, आपके सभी संशयों का उत्तर दिया जा रहा था, मगर आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कागज को आदरणीय मंत्री जी के हाथ से छीन करके फाड़ दिया, उसे हवा में उड़ा दिया, उसे फेंक दिया। यह जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है और ये लोकतंत्र की मर्यादाओं का छलनी उड़ाना है, ये लोकतंत्र की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करना है। हम पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे हैं, मंत्री खड़े हैं, उत्तर पढ़ रहे हैं, हाथ में से कागज छीन के फाड़ देना। राहुल जी, many leaders in the opposition have learned the same gimmicks that you used to follow in your party. We were reminded that day the way you had torn the ordinance of Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister. उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऑर्डिनेंस को आपने जिस प्रकार फाड़ करके कागज को उड़ाया था ना, ठीक उसी प्रकार आपसे सीखकर आज कुछ आपके अनुयायी मंत्रियों के कागजों को संविधान के सबसे बड़े मंदिर के पटल पर फाड़ कर फेंक रहे हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है। This is irresponsibility. But by the way, Rahul and responsibility can never travel together. Rahul means irresponsibility. राहुल का अर्थ ही irresponsibility है। बंधुगण, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर विषय पर अगर कहीं चर्चा होनी चाहिए, सख्त से सख्त अगर सवाल कहीं पूछना चाहिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट डे बताया, पहले दिन में सत्र में बताया कि पार्लियामेंट में होना चाहिए। पार्लियामेंट पूरा हिंदुस्तान आज टीवी के माध्यम से देखती है। क्या हो रहा है पार्लियामेंट? कागज उड़ाया जा रहा है, प्लेकार्ड्स दिखाए जा रहे हैं। आज जनता पूछती है कोविड पे चर्चा ऑपोजिशन क्यों नहीं कर रही है? वी एक्सपेक्ट द ऑपोजिशन, वी एक्सपेक्ट पर्टिकुलरली द कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी टू बी रिस्पॉन्सिबल। यही हमें कहना था। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए राहुल जी, अलग से जांच कराना चाहते हैं तो उनके फ़ोन के अंदर हथियार है, उसकी जांच कराना चाहते हैं तो सिंपल है बहुत। अपने फ़ोन को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में दे दे, पुलिस में एफआईआर कराएं और कहें कि मेरे फ़ोन में हथियार है। ये एफआईआर करते नहीं है। आपके फ़ोन में अगर हथियार होगा आप एफआईआर करेंगे ना? उनके फ़ोन में हथियार है, वो बोल रहे हैं मैं जानता हूं मेरे फ़ोन में हथियार है, मगर मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये कमाल की बात है। अगर मेरे फोन में हथियार होगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले एफआईआर करूंगा, अपने फोन को पुलिस स्टेशन में दे के आऊंगा। ये राहुल जी के फोन में ऐसा क्या है जो वो इतना डर रहे हैं कहीं भी देने के लिए? ऐसा क्या है उनके फोन में? और राहुल जी की क्यों कोई जासूसी कराएगा? क्यों जासूसी कराएगा राहुल जी की? आप बताइए। इनसे तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं चल रही है, इनका कौन जासूसी कराएगा? क्या हो जाएगा? कौन सा ज्ञान मिल जाएगा इनका जासूसी करा करके? कोई किसी की जासूसी नहीं